नमस्कार दोस्तों, आज का प्रश्न है साझेदारी फर्म के विघटन के तरीके बताइए। प्रश्न एक बार पुनः, साझेदारी फर्म के विघटन के तरीके बताइए। तो चलिए हम इसके उत्तर को देखते हैं। फर्म के विघटन के तरीके धारा 40 से 44 तक है। फर्म के विघटन की परिभाषा को जान लेते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार किसी साझेदारी फर्म के सभी साझेदारों के बीच साझेदारी की समाप्ति ही फर्म का विघटन कहलाती है। इसे थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं कि फर्म समाप्ति उस समय होती है जब सभी साझेदारों का संबंध एक दूसरे से टूट जाता है या किसी फर्म के सभी साझेदारों के बीच साझेदारी की समाप्ति ही फर्म की समाप्ति कहलाती है। अब हम इसके विघटन के तरीके या उसकी विधियों पर बात करते हैं। इसके जो विघटन के तरीके हैं धारा 40 से 44 तक हैं। तो इसके विघटन के तरीकों को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग कहता है कि बिना न्यायालय की सहायता के विघटन करना, धारा 40 से 43, और फिर दूसरा भाग जो कहता है न्यायालय की सहायता से विघटन, धारा 44। पहला भाग कहता है बिना न्यायालय की सहायता से विघटन। इसके कुछ पॉइंट हैं तो इस पर बात करते हैं। पहला है करार के द्वारा, धारा 40, अनिवार्य रूप से या कानून की क्रियाशीलता द्वारा, धारा 41। तीसरा है कुछ आकस्मिक घटनाओं के घटित होने के कारण, धारा 42। फिर चौथा है इच्छाधीन ऐच्छिक भागीदारी की दशा में केवल सूचना द्वारा, धारा 43। और तो हम बात करते हैं पहले इन्हीं पॉइंटों को हम पहले विस्तार से जानते हैं। तो पहला था करार के द्वारा, यानी करार द्वारा फर्म का विघटन, धारा 40। यानी जिस प्रकार साझेदारी की स्थापना करार यानी ठहराव द्वारा होती है, एग्रीमेंट के द्वारा होती है, उसी प्रकार इसका विघटन भी पारस्परिक करार यानी ठहराव के द्वारा किया जाता है। अगर आपस में सब एग्रीमेंट कर लें, आपस में समझौता कर लें, तो इसका विघटन किया जा सकता है, फर्म को बंद किया जा सकता है, इसका अंत किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा है फर्म का अनिवार्य विघटन, धारा 41। फर्म का अनिवार्य विघटन जो है निम्न दशाओं में किया जा सकता है, जब फर्म के सभी साझेदार या किसी एक को छोड़कर अन्य सभी साझेदार दिवालिया हो जाएं। ऐसी स्थिति में फर्म का अनिवार्य रूप से विघटन हो जाता है। फिर दूसरा पॉइंट कहता है जब साझेदारों की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या में परिवर्तन हो जाए तब फर्म का विघटन हो जाता है। तीसरा पॉइंट कहता है जब साझेदारी फर्म को चलाना अवैधानिक हो जाए तब ऐसी दशा में फर्म का अनिवार्य विघटन हो जाता है। अब हम तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कुछ आकस्मिक घटनाओं के घटित होने के कारण फर्म का विघटन, धारा 42। और ये आकस्मिक घटनाएं मतलब विघटन जो होता है इन निम्न दशाओं में होता है। इसका पहला पॉइंट कहता है कि यदि फर्म किसी निश्चित अवधि के लिए ही स्थापित की गई थी और वह अवधि पूरी हो गई हो तब फर्म का विघटन हो जाता है। जैसे किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर निश्चित अवधि के लिए जब बनाई गई हो, फर्म स्थापित की गई हो, और जब वह अवधि एग्रीमेंट वह समझौता पूरा हो जाए तब फर्म का विघटन हो जाता है। फिर दूसरा पॉइंट कहता है कि यदि फर्म की स्थापना किसी विशेष कार्य को करने के लिए की गई हो और वह कार्य पूरा हो जाए तब फर्म का विघटन हो जाता है, फर्म की समाप्ति हो जाती है। फिर तीसरा पॉइंट कहता है कि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर फर्म का विघटन हो सकता है। फिर चौथा है किसी साझेदार के दिवालिया हो जाने पर, जब कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी घटित जो आकस्मिक घटना जब ये घटित होती है तब फर्म का विघटन हो जाता है। पांचवा पॉइंट कहता है कि किसी साझेदार द्वारा फर्म को त्याग देने पर फर्म का विघटन हो जाता है, अगर वह उसका एक मालिक की तरीके से अगर है तो फर्म का विघटन अंत हो जाता है। फिर इसके बाद में है चौथा सूचना द्वारा फर्म का विघटन, धारा 43। इच्छाधीन भागीदारी का विघटन यानी इच्छित साझेदार जब ज़्यादा साझेदार होते हैं अपनी इच्छा से उसका विघटन करना चाहते हैं तो वो इस आशय को, अपनी इच्छा को कि फर्म का विघटन कर दिया जाए, इसकी सूचना लिखित रूप से देकर इसको
लिखित रूप से देकर फर्म का विघटन कर देते हैं, लेकिन ये जो सूचना लिखित होती है वह लिखित और स्पष्ट होनी चाहिए। फिर बी नंबर है, फिर बी नंबर है न्यायालय की सहायता से फर्म का विघटन। इसे हमने यहाँ पर भी बात की है, न्यायालय की सहायता से फर्म का विघटन, धारा 44। तो धारा 44 कहती है कि न्यायालय में किसी साझेदार के लिखित आवेदन पर निम्न दशाओं में फर्म का विघटन हो जाता है। पहला है किसी साझेदार के पागल हो जाने पर, पहला। दूसरा है किसी साझेदार के फर्म के कारोबार के लिए स्थायी रूप से अयोग्य हो जाने पर। फिर तीसरा है किसी साझेदार के दुराचरण के आधार पर फर्म का विघटन हो जाता है, न्यायालय उसकी मान्यता को रद्द कर सकता है, फर्म का विघटन हो जाता है। फिर चौथा पॉइंट कहता है कि किसी साझेदार द्वारा साझेदारी की संविदा को भंग करने पर, ऐसी स्थिति में भी न्यायालय फर्म की मान्यता को रद्द कर सकता है और फर्म का विघटन हो जाता है। पांचवा पॉइंट कहता है कि किसी साझेदार द्वारा अपना हित बिना अन्य साझेदारों की सहमति से किसी तीसरे पक्षकार को आंतरित करने पर, यानी कोई साझेदार है जो छोड़कर जा रहा है और किसी अन्य साझेदारों की अनुमति नहीं ली और उसने तीसरे व्यक्ति को चुन लिया और फर्म में भेज दिया, ऐसी स्थिति में भी न्यायालय जो है इस साझेदारी फर्म की मान्यता को रद्द कर सकता है। फिर छठा है जब फर्म में लगातार हानि हो रही हो और भविष्य में भी हानि होने की संभावना हो, ऐसी स्थिति में भी न्यायालय फर्म की मान्यता को रद्द कर सकता है। आखिरी पॉइंट है जब न्यायालय किसी अन्य कारण से फर्म का विघटन करना उचित व न्यायसंगत समझे, तब न्यायालय फर्म की मान्यता को रद्द कर सकता है और साझेदारी फर्म का विघटन ऐसी स्थिति में हो जाता है। धन्यवाद।